नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। प्रकृति में बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी जैसी आकस्मिक आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं और इनके कारण जीवन की संपत्ति की बहुत ज़्यादा हानि होती है। मानव रूपी संपत्ति की भी इसमें बहुत हानि होती है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने और जहाँ तक संभव हो इन आपदाओं को कम करने के उपाय हम और आपको मिलकर सोचने चाहिए और हमारे जो पर्यावरणविद ने हमें जो उपाय बताए हैं उनको अमल में भी लाना चाहिए। जी हाँ, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि हमारे अंदर जो हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो ये आपदाएं आ रही हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या मानव जनित आपदाएं हैं, हमें उन पर कैसे काबू पाना है, कैसे उन्हें नियंत्रित करना है। आपदा या विपत्ति का अर्थ अगर हम जाने तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश अर्थात लापरवाही से घटित होती है और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में मानव जीवन की हानि हो जाती है। आपदाओं के अगर हम प्रकार को देखें तो जल और वायु संबंधी आपदाएं हैं जैसे बाढ़, चक्रवात, बवंडर आदि। भूवर्गीय संबंधित आपदाएं हैं भूस्खलन, भूकंप, बांध की विफलता आदि। रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु संबंधी जो आपदाएं हैं जैसे कि रासायनिक और औद्योगिक आपदाएं हैं जो कि अगर रासायनिकों का लीकेज वगैरह होता है उससे संबंधित। और दुर्घटनाएं संबंधी जो आपदाएं हैं जैसे जंगल की आग, शहरी आग, तेल का रिसाव आदि जो कि आप देख रहे हैं। और जैविक संबंधी आपदाएं जो जैविक आपदा और महामारी जो कि कीट के हमले, मवेशी जो कि जीवाणु या बैक्टीरिया या कवक के द्वारा जो फैलती हैं। व्यापक परिदृश्य पे अगर हम देखें तो हम आपदाओं को दो प्रकार से देख सकते हैं। एक आपकी प्राकृतिक आपदा होती है जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है और एक मानव निर्मित आपदा जो कि मानव उनका निर्माण खुद ही करता है। प्राकृतिक आपदाओं में भी मानव का बहुत बड़ा हाथ होता है, अब ये हम कह सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात और सुनामी आते हैं, जबकि मानव निर्मित जो आपदाएं होती हैं आग है, सड़क रेल दुर्घटनाएं हैं, हवाई जहाज दुर्घटनाएं हैं या जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। आपदा प्रबंधन के अगर हम घटक के रूप में जाने तो आपदा तैयारियां जो हमें पहले से इसकी तैयारी करनी है ना। पूर्व का प्रभाव का चरण क्या है कि हमें जो भी आपदा हो रही है, घटना हो रही है, उसकी पहले से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं घटना हो जाए फिर हम तैयारी करें तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो पहले से तैयारी करना है और जब आपदा हो रही तो हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए उस समय, है ना, कि आपदा का असर क्या हुआ है। और फिर पुनर्निवास निर्माण, हमें आपदा के बाद हमारा क्या, हमें उसका कैसे उसको नियंत्रण करना चाहिए, प्रोटेक्शन हमें कैसे देना चाहिए, ये हमारे प्रभाव के बाद का चरण आता है जब कोई भी घटना घटित होती है। तो आपदा प्रबंधन में हमें जो पहले से तैयारी है उसके अंतर्गत हमें सामुदायिक जागरूकता, शिक्षा, समुदाय, है ना, स्कूल, मॉक ड्रिल कर सकते हैं। मॉक ड्रिल के अंतर्गत आता है कि उसका एक नाटकीय रूप में करके कि इस तरह की आपदा आई, फिर हमने उसको इस तरह से रिएक्शन किया और उसका इस तरह से उस पर नियंत्रण भी पा लिया। सामग्री और मानवीय कौशल संसाधन, ये दोनों प्रकार के संसाधनों की हमें सूची बनानी है। और समुचित चेतावनी प्रणाली, पारस्परिक सहायता व्यवस्था, असुरक्षित समूहों की पहचान करना है कि हमें इनसे खतरा है, ये हमें पहले से तैयारी करनी है। इसके बाद राहत और जवाबी कार्रवाई, जब आपकी आपदा अगर घटित हो जाती है तब हमें क्या करना है, आपतित क्रिया केंद्र चालू करना है जहाँ पर कि हम जो भी उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं
उपचार कर सके। आपदा प्रबंधन योजनाओं को कार्य रूप में देना है। स्थानीय समूहों की सहायता से जो सामुदायिक रसोई है या स्थापित करना है, जिससे कि सभी ज़रूरतमंदों को खाना वगैरह मिल सके। चिकित्सा शिविर लगाना है, संसाधन जुटाने हैं। ताज़ा स्थिति की हमें उनको चेतावनी भी देते रहना है कि कहीं कहीं आपदा शुरू होती है, बाढ़ या भूकंप या चक्रवात कुछ भी शुरू होता है तो वह धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है, कई बार कम होता है। तो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे हमें वहाँ के लोगों को अवेयर करवाते रहना है। समुचित आश्रय देना, उनके टॉयलेट या शौचालय की जो भी वो समुचित व्यवस्था करनी चाहिए कि उससे वो इन्फेक्टेड ना हो जाएं। अगर व्यवस्था सही रहेगी तो कम से कम उन बीमारियों से वो बचे रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपदा से वह काफ़ी मानसिक परेशानी में आ जाते हैं। प्रभावितों को ढूंढने और उनका बचाव करने के लिए दल भेजना, जो भी उससे प्रभावित हुए हैं उनको ढूंढना चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें दल भेजना चाहिए। आपदा प्रबंधन क्या होगा? जब सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास, मतलब आपदा के घटित होने के बाद भी हमारी जो है ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती है जब तक कि हम उन्हें फिर से इस्टेब्लिश ना कर दें। तो हम इन संबंधित पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, उनको स्वास्थ्य और सुरक्षा उपयोगी जानकारी देंगे कि उनको स्वस्थ रहना है। अगर कोई बीमारी हुई है तो उसको इस तरह से उन्हें उसका सामना करना है। उनके परिजन अगर बिछड़ गए हैं तो उनको उनसे मिलवाना है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना है कि वो अपनी फैमिली से मिल पाएँ। अनिवार्य सेवाएं, सड़कों, संचार, इन सबको भी फिर से शुरुआत करवानी है। आश्रय देना है। निर्माण के लिए जो भी मलबे में से प्रयोग लायक सामग्री है उसको इकट्ठा करना है और फिर मलबे को अलग करवाना है। और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवानी है। रोजगार के अवसर देना है। नए भवनों का पुनः निर्माण करना है ताकि वो वहाँ पे रह सकें। और रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या योजना बनानी है? भूमि उपयोग की योजना, जोखिम क्षेत्रों को बसावट को रोकना। जो जोखिम क्षेत्र अगर हुए हैं तो उनको फिर से नहीं बसाना है, क्योंकि फिर वापस वहाँ पर फिर से आपदा आने की संभावना होती है। तो उन क्षेत्रों पे हमें बसाना ही नहीं, क्योंकि फिर हमें वही परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपदा रोधी भवन बनाने हैं। ऐसे भवन बनाने हैं कि जहाँ से वो बच सकें। जैसे कि अगर यहाँ बाढ़ का एरिया है तो वहाँ ऊंचे भवन, ऊंचे स्थान पे वहाँ पे भवन बनाने चाहिए। कच्चे मकानों को बनाने से वहाँ पे हमें बचना चाहिए। आपदा घटने से भी पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना चाहिए, है ना। घटने से भी पहले क्या हो कि जिससे कि जोखिम कम से कम हो, और सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा की व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए। अब हम जानेंगे वे कौन कौन सी आपदाएं होती हैं या प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बाढ़ के बारे में जानेंगे। तो जलाशयों में जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी को जब नदियों में आता है वह पानी या आपके तालाबों में आता है और वह जलमग्न हो जाता है वह स्तर, हम उसी को हम बाढ़ कह सकते हैं, उसी को हम बाढ़ कहते हैं। तो जो बाढ़ का खतरे का आपको यहाँ मानचित्र दिख रहा होगा कि 40 मिलियन हेक्टेयर, है ना, 12% भूमि जो है हमारे यहाँ ऐसी है जो बाढ़ और नदी के कटाव का खतरा इस पे रहता है। यहाँ आप एक एरो देख रहे होंगे, एरिया लेवल टू फ्लड्स। जो आपको ये पीले कलर का जितना भी पार्ट दिख रहा है, जो कि नर्मदा या हमारी गंगा नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, जितने भी जो नदियों के किनारे शहर बसे रहते हैं वो हमेशा बाढ़ के प्रकोप में आ सकते हैं। तो इस तरह से इन जोन को पहले से हमको डिसाइड कर लेना चाहिए, माप उनको कर लेना चाहिए। अगर इस हिसाब से हम चलते हैं तो हमें योजनाएं बनाने में काफ़ी सहूलियत रहती है, क्योंकि पहले से पता होता है कि यहाँ पर बाढ़ का खतरा ज़्यादा है। तो जो बाढ़ का प्रभाव होता है, मानवीय क्षति, इमारतों की क्षति, माल सामान और फसलों की क्षति, उपयोगी वस्तुओं की क्षति। अगर हम इनको एक उसमें देखें तो मानवीय क्षति के रूप में देखते हैं कि जब बाढ़ आती है तो डूब जाते हैं, घटनाएं बहुत सारी हो जाती हैं, या किसी को कोई दिक्कत हो गई है, बीमारियां भी काफ़ी आ जाती हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर शुद्ध जल पीने को नहीं मिल पाता है, कम ही मिल पाता है। तो उससे जल की बीमारियां भी, हैजा, डायरिया, बहुत सी बीमारियां मानव को हो जाती हैं। इमारतों की क्षति क्या होती है कि जो भी हमारी इमारतें हैं वो अगर कच्चे मकान हैं वो बाढ़ में डूब जाते हैं,
या ढह जाते हैं। इस तरह से बहुत सी नुकसान होता है। माल और सामान जो है, आपका घर में फर्नीचर रखा है, महंगे से महंगा और भी सामान है, घर की जो खाद्य व्यवस्था है वो भी सारी आपकी नष्ट हो जाती है। और जो फसलों की क्षति होती है कि किसान की अगर फसल खेत में खड़ी है वह तो नष्ट होगी ही, साथ ही अगर उसने कुछ भंडार करके रखा है और अगर जो खेत में उसने फसल काट के रखी है, ठीक, एक तो खड़ी फसल भी नष्ट होगी, काट के रखी वो फसल भी नष्ट होगी, और जो भंडार किया है वो फसल भी नष्ट उसकी हो जाती है। उपयोगी वस्तुओं की भी क्षति होती है, जैसे कि आपका बिजली का संचार रुक जाएगा, आपका संचार माध्यम भी अवरुद्ध हो जाएगा, रेलगाड़ी, ये सब जो परिवहन के साधन हैं इसमें भी अवरुद्धनेस आ जाएगी। तो प्रबंधन में हम देखेंगे कि हमें बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए, जहाँ पर कि बाढ़ आ रही है, यहाँ पर बाढ़ के चांसेस हैं। जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में पीले कलर से बताया था कि जो नदियों के किनारे नगर बसे हैं वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आ सकती है, और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। जो हमारे बाढ़ के विषय में या जल के बारे में जो अध्ययन करते हैं पर्यावरण, उनको पता होता है कि किस लेवल के बाद अगर पानी बढ़ता है तो यहाँ बाढ़ का खतरा हो जाएगा। और भूमि उपयोग की योजना बनानी चाहिए, जैसे कि अगर जहाँ पर काम चल रहा है कि अगर वहाँ एक तो कोई काम लगाना नहीं चाहिए जहाँ बाढ़ आने की संभावना है, और अगर काम चल भी रहा है तो ऊंची इमारत, ऊंचे स्थान पे इमारतों का बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर पता चले बाढ़ आई, आपका काम चल रहा है, फिर से वो ढह जाएगा तो आर्थिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे सूखा के बारे में। तो यह एक ऐसा घातक प्राकृतिक संकट है जो कि एक मौसम में अथवा उससे भी अधिक समय तक प्रत्याशित अथवा सामान्य वर्षा के ना होने से का परिणाम होता है ना। ऐसा कहा जाता है कि अगर 10% से भी कम वर्षा जहाँ होती है ना, तो वहाँ पे सूखाग्रस्त जो एरिया है उसको घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, वर्षा मनुष्यों और मवेशियों के क्रियाकलापों के लिए अपर्याप्त रह जाती है। वहाँ पर जो वर्षा का जल है नहीं मिलेगा, तो जल जो है मवेशी जो जानवर है उनको भी नहीं मिल पाएगा, और मनुष्यों के क्रियाकलाप भी रुक जाएंगे। तो इसका हम सबसे अच्छा संतुलन सीधा सा ये जानेंगे कि जो ये वर्षा है, वर्षा, भूजल, जलाशय, नहरें, जी यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, ये हमारे जल के स्रोत हो गए हैं, ये सारे जल के स्रोत हैं, और यहाँ पे हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, कृषि कार्यों में कर रहे हैं, घरेलू उद्योग, प्राकृतिक पेड़ पौधे, मनोरंजन, वन्य जीवन, इन पर हम सब में प्रयोग कर रहे हैं वर्षा के जल का। तो क्या है कि अगर हम इसको समझें कि हमें वर्षा, अगर ये उत्पादन या मतलब वर्षा का जल जो है वो हमारा कम है और हम जो इसका उपयोग कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या है, सूखे की स्थिति वहाँ पर हम समझ सकते हैं। और इसको अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो एक होता है उत्पादन और उपभोग। किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और उसका उपभोग उससे ज़्यादा हो रहा है तो वह चीज़ कम पड़ जाएगी। इसी तरह हमारे जल का है कि अगर हम जल का उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो फिर वो वर्षा का जल कम पड़ जाएगा और वो सूखा की स्थिति वहाँ पर आ जाएगी। तो इसके प्रभाव क्या होंगे, फसल ना होने पर या भोजन की कमी से भूखमरी और मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएंगे, है ना। और इमारती लकड़ी, मछली पालन, ये भी उद्योग हमारे जो है वो प्रभावित होंगे। और भूमिगत जल है उसका स्तर भी कम होता जाएगा। जब बारिश ही नहीं होती तो भूमिगत जल कैसे बढ़ता है, जब बारिश होती है तो वो जल अपने में अवशोषित करती है भूमि, उसी से जो भूमिगत जल का स्तर है वो बढ़ता जाता है। गहरे पानी भरे स्थान जो है वो पानी को बाहर पंप करके जो फेंकते हैं, ऊर्जा की भी हानि उनकी होती है। और आपके जल बिजली पावर प्लांट जो होते हैं इसमें भी आपकी कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारे इसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जैव विविधता की भी क्षति होगी, ठीक है ना। स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी, गरीबी में वृद्धि होगी, जीवन स्तर आपका जो है उसमें भी कमी आ जाएगी, और सामाजिक अशांति का भी कारण होगा। जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो हमें इसका प्रबंधन कैसे करना है ना।
जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता मांग के अनुपात में होनी चाहिए, है ना। जल स्रोत है उतना उसमें पानी होना चाहिए जितनी मांग है। अगर वहाँ उतना पानी नहीं है तो आपको अपनी मांग कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ नहीं है तो ऐसा नहीं वहाँ पानी बढ़ जाएगा। हम मनुष्य जाति है, मानव जाति है जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हमको बनाया गया है, तो हमें अपनी आवश्यकता को कम करके उसका कम प्रयोग करना है, ठीक है ना। कुशलता और सावधानी से पानी का प्रयोग करना है, पानी को बेकार नहीं होने देना है, उसको फालतू में दुरुपयोग नहीं करना है। सिंचाई और बुवाई की कुशल विधियों को कृषि में अपनाना है, जिससे कि पानी को हम कब प्रयोग कर सकें। और वर्षा जल एकत्रित करने का भी हमें करना चाहिए। रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग का जो चल रहा है उसका भी हमें अपने प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ा सकें। अब हम जानेंगे कि भूकंप क्या होता है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह की अप्रकृत, है ना, जो डिफॉर्म्ड चट्टान में से जो जमा हुई ऊर्जा का अचानक से बाहर निकलना ही क्या होता है, भूकंप होता है। इस अचानक निष्कासन से धरती कांप जाती है। भूकंप वर्ष में किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के अचानक आ सकता है, आपको बता के नहीं आएगा, ये अचानक आ सकता है। ये आपने पढ़ा 1993 में लातूर में और 2002 में भुज में जो भूकंप आया था, बड़ा जोरदार भूकंप आया था। कुछ दिनों पहले नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जो कि इंडिया हमारे भारत में भी उसको महसूस किया गया था। तो ये भूकंप के झटके होते हैं, कितनी तीव्रता से आ रहे हैं उसी पे इसमें जान माल की हानि को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भूकंप में जो भारत वाले क्षेत्र हैं उनको दर्शाया गया है 58.6% से अधिक भूभाग मध्यम से बहुत अधिक तीव्रता के भूकंप से ग्रसित हैं, है ना, 58% से। तो यहाँ जो आप डार्क रेड जोन देख रहे हैं ना, ये जो है ना सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी का है। आप देख रहे होंगे गुजरात का जो था, यहाँ पे भुज वाला जो भूकंप आया था, ठीक है ना। तो इनको फिर इसी तरह से लाइट होते गए हैं जो कम रिस्क के हैं, तो यहाँ पे इन क्षेत्रों को, और ये जो पूर्वोत्तर जो आपने देख रहे हैं ये सारा ही भूकंप से बहुत ज़्यादा यहाँ सेंसिटिव प्लेस है, तो इनको मार्क किया गया है और इनका हमें करना है कि हमें यहाँ किस तरह से घर बनाने, किस तरह से क्या रहना है, इस तरह से ये हमें पहले से ही योजना बनानी पड़ती है। तो जो भूकंप को क्या है, भूकंप लेखी इससे मापा जाता है। और जो सबसे मेन है हमें इसको जो समझना है कि 1, 2 और 3 जो ये होता है हमारा, 3 तक जो भूकंप होता है बड़ा माइनर होता है, और जो 4 जो इसके बाद 3 से 5 तक का जो भूकंप लेवल होता है, इस जो 1 से 3 तक में तो कोई क्षति नहीं पहुंचती है, लेकिन 3 से 5 में जो होती है उसमें पुरानी इमारतों में दरार पड़ जाती है। और जो 5 से 7 जो आप देख रहे हैं, ये 5 से 7 इसमें क्या होता है कि हमारी जो रोड है, सड़कें, उन पे भी दरारें पड़ जाती हैं। जबकि 8 के ऊपर जो होता है, 8 के ऊपर अगर आपका भूकंप आ रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाएगा। इसको रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है इसकी तीव्रता को, और इससे क्या होगा कि भवन जो है, इमारतें वो बराबर गिर जाएंगी और हम इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है, भौतिक क्षति भी होगी, भवन वगैरह जो है इनका अन्य सेवाएं नुकसान हो जाएंगी। फिर आपकी मृत्यु भी होती है, कई जगह पे मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती है जब इमारतें अचानक से गिरती हैं, तो उसके नीचे बहुत से लोग दब के मर जाते हैं। जन स्वास्थ्य है, इमारतों के गिरने से क्या होता है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं, तो जन स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से रोग हो जाते हैं, हैजा, डायरिया, या संक्रमण बहुत जल्दी से फैल जाता है। आवश्यक सुविधाओं की क्षति हो जाती है, वहीं आपकी है ना जल आपूर्ति हुई, बाह्य मल संचार लाइनें, इन सब की बहुत ज़्यादा वहाँ क्षति हो जाती है। सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो हमें भूकंप का जो प्रबंधन कैसे करना है कि इमारतें इस प्रकार की डिजाइन करनी चाहिए ताकि वो भूकंप को झेल सकें, ठीक है ना। खास तौर से जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वहाँ विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी की भौतिक विशेषताओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए वहाँ का, कि किस तरह की वहाँ की मिट्टी है, और विश्लेषण करते समय
भूकंप कितना वो सहन कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ रूपरेखा और निर्देश तैयार किए हैं जो भूकंप को सहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब हम चक्रवात को जानेंगे। चक्रवात एक प्रकार से हिंसक तूफान होता है जो एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो कि वायुमंडल दबाव के शांत केंद्र के चारों ओर आता है तूफान के रूप में। तो ये 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भी होता है। चक्रवात भी अचानक ही घटित होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ भी आ सकती है क्योंकि ये बहुत तूफान के साथ आते हैं। तो इस तरह से वहाँ के निवासियों को पहले से ही चेतावनी भी दी जा सकती है इसका पूर्वानुमान लगा के। तो चक्रवात जो है भारत में चक्रवात इस तरह से जो आपकी लंबी तटरेखा है, समुद्री तटरेखा कितनी है 7516 किलोमीटर, इतनी हमारी समुद्री तटरेखा ही आपको दिख रही होगी। ये गुजरात से स्टार्ट होती है और यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो इसमें क्या है 9700 है ना, 5700 किलोमीटर के करीब जो इतना एरिया है ये चक्रवात और सुनामी का खतरा है। ठीक है ना, सोच के देखिए 7516 से 5700 मतलब कितना ज़्यादा खतरा है, कितनी ज़्यादा किलोमीटर या कितनी ज़्यादा डेंसिटी इसकी। तो ये जो आप रेड कलर का लाल रंग का देख रहे हैं वेरी हाई प्रोन है, यहाँ पर चक्रवात के सबसे ज़्यादा खतरा होता है जो कि इसका मुख्य एरिया ये कवर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर मुसलोब से ये आपका पश्चिमी बंगाल जो है वो आ रहा है। तो इन एरिया का पहले से फिर नीला है जो कि हाई प्रोन होता है, इनको हम इस तरह से मार्क कर लिया जाता है जो कि इसका अध्ययन करते हैं ताकि कि उसको समय रहते समझा जा सके और उसको बचा जा सके। इसके प्रभाव क्या है, हल्के भार वाले मिट्टी लकड़ी के निर्माण या पुरानी इमारतें जिनका ढांचा और दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं और जिनकी नींव की मजबूत पकड़ नहीं है, चक्रवात के समय वो खतरे में पड़ जाती हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समुद्री तट वाले ये इनका टेलीफोन इनके तार उखड़ जाते हैं, या जो हल्का इमारती ढांचा जैसे फूस की झोपड़ी टिन की, ये सब चक्रवात का झेल नहीं पाते। तटीय क्षेत्र में आए चक्रवात के कारण क्या होता है, समुद्र की लहरें भूमि पर पहुंच जाती हैं और वहां पर बाढ़ आ जाती है। अब इसका प्रबंधन करना है कि चक्रवात संभावित क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ चल रहा है तो वो फिर खराब ही हो जाएगा और आप इकोनॉमिकल फालतू में जो फाइनेंशियल है वो भी हमारा खराब होगा। ऐसी इमारतें बनानी चाहिए जो हवा और बाढ़ की तीव्रता को झेल सकें, और जो उनकी तत्व जो है मजबूती से ज़मीन में गड़े होने चाहिए। तट के किनारे लगे वन चक्रवात के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करने में समर्थ होते हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किनारे किनारे ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाए, मतलब जो हरे पेड़ हैं उनको लगा देने चाहिए जिससे कि इसका कम वो हो जाए। अब मानव निर्मित जो है, अब हमने अभी प्राकृतिक आपदा पढ़ी, अब मानव निर्मित आपदाओं को जानेंगे। सबसे पहले आग है। आग से बचाव के लिए हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। कुछ मैं बताती हूँ। जैसे आग से बचने के लिए हमें सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ और रसायन को पूर्ण सावधानी से व्यवहार में लाना चाहिए। बच्चों को माचिस नहीं देनी चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो अपना जो सिलेंडर है उसको बंद करके निकलें, या जो मेन कहीं बहुत दूर जा रहे हैं तो मेन पावर से बहुत सी चीज़ों को अनप्लग करके निकलना चाहिए, है ना। धुएं से भरी जगह में पैरों और पेट के बल फर्श पर रेंग कर चलें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो धुआं फर्श पर कम होता है, अपने घर से बाहर निकलने के हमेशा 2 रास्ते हमें बनवाने चाहिए, चाहे घर हो चाहे फैक्ट्री हो, तो हम इस आपदा से काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। अब जो सड़क रेल और हवाई दुर्घटनाएं हैं उनके लिए क्या करना चाहिए कि सड़क पार करते समय जो भी नियम है उनका सीधा सा फॉलो करना चाहिए। जो भी ट्रैफिक रूल हैं तो आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। रेलवे क्रॉसिंग पर भी हमें सिग्नल देखकर
देखना चाहिए, झूलते बैरियर है वहाँ पे से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोई मानव रहित ट्रैकिंग नहीं है कोई वहाँ, तो पहले उतर के देख लेना चाहिए दोनों साइड, तभी हमें वहाँ क्रॉस करना चाहिए। ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेकर जाना चाहिए, है ना। चलती ट्रेन में हमें बाहर नहीं झुक कर ना झाँके, इस तरह बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हवाई दुर्घटना में भी उड़ान स्टाफ द्वारा दिए गए जो सुरक्षा नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। आपातकाल जो निकास है कहाँ पर है, इसे जाने और इसे कैसे खोला जाता है ये भी आपको मालूम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और सीट पर बैठे हुए हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधें, इन सब चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। अब औद्योगिक दुर्घटनाएं जो होती हैं उनको भी, जो कि मानव द्वारा ही होती हैं, खतरनाक रसायनों की तालिका बना लेनी चाहिए। जो खतरनाक रसायन है उनकी तालिका की, इनसे उनको हमें कहाँ रखना है उद्योग में, उद्योग का स्थान कैसा है, नगर से दूर होना चाहिए, शहरी क्षेत्रों से। ऐसा नहीं कि शहर, बीच शहर में आपने फैक्ट्री लगा रखी है जिससे कि सारा जीव कुछ भी दुर्घटना घटित होती है तो बहुत ज़्यादा उसका फिर हानि हो जाएगी। समुदाय की तैयारी होनी चाहिए, मतलब पूरी सावधानी के साथ वहाँ पर काम होना चाहिए। और जो क्षेत्र का वायु प्रवाह आरेख, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वायु प्रवाह आरेख कहाँ पर जा रहा है। जैसे कि आपकी ये फैक्ट्री है और ये आपका वायु प्रवाह जा रहा है, ठीक है ना। तो दिशा के हिसाब से अगर आपका उत्तरी दिशा में जा रहा है या पश्चिमी दिशा में जा रहा है तो वहाँ पर जो एरिया है तो केमिकल रिएक्ट होगा तो वो उसी तरफ भागेगा, तो उस एरिया को जिससे कि हम सूचित कर सकें। तो इसलिए वायु प्रवाह आरेख हमें ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने इस प्रशिक्षण में जाना कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, डिज़ास्टर जो होती हैं, कुछ प्रकृति द्वारा होती हैं और कुछ मानव द्वारा घटित होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, परंतु उनसे होने वाले हम दुष्परिणाम और क्षति को अपनी सावधानियां अपनाकर बहुत कुछ कम कर सकते हैं। कुछ अधिक जैसे कुशल भविष्यवाणी की जाती है, पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, उससे वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान माल की जो हानि होती है उसको भी हम कम कर सकते हैं अगर हम सही से योजनाएं बनाएं। कोई भी आपदा हो रही है उसको पहले से तैयारी करें, फिर जब आपदा हुई है उस समय की भी तैयारी होनी चाहिए, और जब आपदा घटित हो जाती है उसके बाद की भी, तो हम उस शहर या उस देश को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, आपदा के बाद भी उसको अच्छे से बसा सकते हैं। और जो मानव निर्मित घटनाएं होती हैं उसे भी मानव खुद से ही कंट्रोल कर सकता है, कुछ सावधानियां बरत के। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम और आप ही देखते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और अगर हमें बहुत जल्दी पहुंचना होता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि हम सड़क पर चढ़ रहे हैं, और सड़क सबके लिए है, सब उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार होता है जो कि आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो इन घटनाओं का हमें ध्यान रखना है और इनसे बचने के उपाय सोचने और जो भी बताए गए हैं उनका पालन करना है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पुस्तक की सहायता ली है जो कि माया शुक्ला जी द्वारा लिखित है, एवं www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन वेबसाइट। तो आज का जो विषय है आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।